Yeah, we are back from the station ID. Let me take this call. Soni Datti or on air? हाँ, वो जो है गाना मूवी का नाम है दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन, ठीक है जी वो रेडियो जी हमने आपका सॉन्ग निकाल लिया है। फिल्म है दूल्हा दुल्हन और ये बिल्कुल ये लता मंगेशकर की भी आवाज में और मुकेश की भी आवाज में। आप कौन सा सुनना चाहेंगी? लता जी का। ओके, बहुत शुक्रिया। चले, शो सुनाने से पहले एक लतीफा हो जाए। ये किसी साहब ने भेजा है फेसबुक पे कि आज 7th एनिवर्सरी के मौके पे जरूर सुना दीजिए। बाप कहता है मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया हुआ है, दूसरे ने MA किया हुआ है, तीसरे ने PhD किया हुआ है और चौथा चोर है। तो उनका दोस्त कहता है तो चोर को अपने घर से निकालते क्यों नहीं हो? बाप कहने लगा वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार है। ये आपने क्या कोई कराची के हालात सुना रहे हैं? लतीफा है कि कोई कराची के हालात? सोनी दत्ती और अनहर कोई आसिफ साहब ने भेजा है। अस्सलाम वालेकुम जी कर रहा हूं। जी इब्राहिम भाई, फरमाइश गाने की है, खत्म हो गया टाइम। हाँ करें आज। एक हेमंत कुमार का गाना है, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बान समझाना। मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बान समझाना। हेमंत अच्छा, कुमार ने गाया है। अगर इनकेस अगर नहीं सुना सके तो नेक्स्ट वीक आपको जरूर सुना देंगे। सही है, एक लतीफा सुना दूं क्या? बोलो तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हाँ बोले बिल्कुल। शोर की सालगिरह पर बीवी शोर से डार्लिंग मैं क्या गिफ्ट दूं आपको। और शोर डियर बस प्यार से देखा करो, इज्जत किया करो, तभी से बात कर लिया करो, बस यही काफी है। अच्छा। तो बीवी थोड़ी देर खामोश रहकर बोली नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। अरे ये वो सब मुश्किल था देना, इसलिए गिफ्ट ही दूंगी। चला कि थोड़ी देर में समझ में आया इब्राहिम भाई, लेकिन रियली इंटरेस्टिंग। शुक्रिया, बहुत अच्छा था। वालेकुम सलाम जी। कुछ थोड़े से और मैसेजेस भी रह गए। ये नदीम मलिक साहब ने शिकागो से मैसेज भेजा है। रेगुलर लिसनर हूँ, सुहेल भाई के तबसरे ऑसम होते हैं, कीप अप द गुड वर्क, हैप्पी एनिवर्सरी। जी ये समीना साहिबा, आप लोगों को भी याद होगा, ये हमारी लिसनर है जिसने काफी मतलब कराची से भी कॉल की, उनका भी मैसेज है। समीना ने लिखा है मैं पाकिस्तान में आपका शो खुद भी सुनती हूँ और सब घर वाले भी सुनते हैं। मैंने कई बार आपको लाइव कॉल भी की है पाकिस्तान से। बहुत अच्छा मालूमाती और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग शो है। सोफिया के टॉक शोज आर ग्रेट। 7वीं सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया समीना जी। अब एक और मैसेज आप पढ़ेंगे या? जी मेरे पास कुछ और मैसेजेस हैं। जी। सईद खान ने इंडिया हैदराबाद से लिखा है मैं पहले शिकागो में रहता था, जब भी आपके शो बहुत शौक से सुनता था। 3 साल पहले मैं इंडिया हैदराबाद मूव हो गया, मगर अब भी कंप्यूटर पर इंडिया में आपका शो सुनता हूँ। सोफिया के टॉक शो जैसा कोई शो नहीं है। रेडियो सोनी धरती का बिग फैन हूँ। सईद खान फ्रॉम इंडिया हैदराबाद। बहुत शुक्रिया सईद साहब। 8474751590। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, आप लोगों की लाइव कॉल सुन के। आप हमारे जो शो की पजरियाई आप लोग कर रहे हैं उससे बहुत दिल खुश होता है, बहुत बढ़ता है हमारा हौसला आप लोगों के इस काइंड वर्ड्स के साथ। ये अगली फरमाइश सुनते हैं, ये रेडियो बाजी की फरमाइश है। तो सुने रेडियो बाजी, आपकी फरमाइश पे हमने तुमको देखा प्यार किया है, फिल्म दुल्हा दुल्हनिया से। उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ फराज, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ फराज, मैंने भी तो छोड़ा था सारा जमाना उसके लिए। कौन कहे
बिन मांगे ही मिल जाती है ताबीरें किसी को, कोई खाली हाथ रह जाता है हजारों दुआओं के बाद भी। सोनी दत्ती और अनैर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोफिया साहिबा। जी कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप सबको शो की 7वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो हम सबकी तरफ से। बहुत शुक्रिया कि आपने याद जी किया। हाँ, इसी उस पर आपके लिए एक गाना है जी जी बोले। कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, फिल्म आनंद का है और मुकेश जी ने गाया हुआ है। हाँ, ये गाना बहुत खूबसूरत है। 7 रंग के सपने इसलिए कि हमारी 7वीं सालगिरह है। जी हाँ, सालगिरह है इसलिए। बहुत अच्छा, जरूर सुनाएंगे, बिल्कुल आपने डेडिकेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सोफिया जी। सलाम कहिएगा बाबा को। खुदा हाफिज। जी सामिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के पैगाम। जो फरमाइशें आ रही है उसके थोड़ा थोड़ा सा बजाएंगे, इसलिए कि अभी टॉक शो बाकी है और पॉलिटिकल सेगमेंट एक और जो है ना वो ये हमारा शो सुनते हैं। जफर आलम कनाडा से ये लिखते हैं, your 7th anniversary is a time for sharing your affection. It's obvious the two of you have quite a deep connection with listeners. I send glad congratulations and heartful wishes for everything you both do through Radio Sony Dharti. Thank you very much जफर आलम साहब, आपने ये मैसेज भेजा कनाडा से। आप हमारा ये शो थ्रू कंप्यूटर सुनते हैं जी। और अब ये इतनी बड़ी गजल आ गई है, किसी ने हमें डेडिकेट की है फेसबुक पे। व्हाट शुड आई डू, मैं पूरी पढ़ूं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सुना दें। 1 सेकंड। सोनी दत्ती और अनैर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खालिद भाई क्या हाल है आपके? बस खैर सोहेल भाई कैसे हो भाई? 7 साल मुकम्मल कर दिया आपने। बहुत मुश्किल से आप स्ट्रगल करते करते 7 साल कर दिए। मेरा ख्याल है 17 पे भी कर जाओगे। पता नहीं लगता है आप लोगों की दुआएं साथ रही तो शो की जिंदगी आपसे भी लंबी हो और आपके बच्चों को कंटिन्यू करे। और ये कहा जाए कि यार ये शो जो है ना शुरू करने वाले ये थे। हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेनिंग झलकेगी हमारे बच्चों में भी। और इसी तरह आप आखिरी दम तक जो है ना आपको उनकी खिदमत करते रहो भाई। आमीन सुमा आमीन। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत काइंड वर्ड्स थे आपके खालिद भाई। बहुत शुक्रिया। क्योंकि वैसे भी वो क्या बोलते, मुजाहिद का प्रोग्राम बंद होने के बाद कोई ऐसा प्रोग्राम अच्छा रहा नहीं था, समझे? अच्छा। क्योंकि मुजाहिद का प्रोग्राम थोड़ा था कुछ अच्छा बहुत मतलब। और पहले तो बहुत सारे प्रोग्राम एक आते थे। एक दूसरा देसी रेडियो भी आता था, वो देसी जंक्शन। हाँ। जी काफी सारे। जब हमने अपने रेडियो शो शुरू किया था तो उस वक्त 6 शो चलते थे शिकागो में। एवरी डेज एक शो आया करता था, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने सारे शोज को शायद सपोर्ट नहीं थी या फाइनेंशियल ट्रबल या जो भी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो गायब होते रहे हमारे एयर पर से। लेकिन हमारा शो 7 साल तक सरवाइव कर गया और अब देखें और कितने साल हिम्मत की और चलता रहा। वरना आखिरी झटके काफी शो ने खा के बंद कर दिए। जी। और आपने अभी तक कंसीडर रहा, वो बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत। इसमें कोई हमारी हिम्मत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन भी इसलिए हुआ है कि आप दोनों साथ हो गए। एक आदमी होता तो शायद हिम्मत हार देता। ये बात तो सही है, हिम्मत हार जाता, समझे? लेकिन दोनों साथ थे ना तो एक दूसरे की हिम्मत से आप लोग वापस कभी किसी एक ने भी छुट्टी नहीं की, समझे? शो की ये बड़ी बात है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक आदमी आया और एक नहीं आया था। कभी और फिर आप लोग की पार्टिसिपेशन से भी काफी हमें इनकरेजमेंट मिलती है। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी वाइफ बड़ा साथ थी उनको शुरू के अंदर थी। जब उसने आना बंद कर दिया ना तो मुजाहिद ने दम तोड़ दिया। मुजाहिद भाई के पास तो पूरी टीम थी, उनके पास तो काफी यूनिवर्सिटी के लड़के भी उनके साथ। उसकी वाइफ थी ना, जब तक शो का बड़ा जानदार था, चलता था। अच्छा। जब वाइफ मेरा खाना बंद हो गई उसके बाद जो है ना उसने बस झटके लेने शुरू कर दिया। अच्छा। हमारे तो खैर अभी तक इतने खराब ताल्लुकात नहीं हुए कि हमारे बहुत अच्छे है। लेकिन कह रहा हूँ कि बस अल्लाह आपको कामयाब रखे और इसी तरह आप
कौम की खिदमत करते रहो। बहुत शुक्रिया अपनी कम्युनिटी की गाने की खिदमत है कोई गुंजाइश फरमान की मैं अभी वीडियो बुलाऊं तो कर दें, जैसे अगर अगर टाइम मिला तो जरूर करेंगे, सुनाएंगे। हमें तुमसे प्यार है कितना ये हम नहीं जानते, हमें मगर जी तुमसे नहीं सकते। प्यार कितना, ये तो बहुत हम खूबसूरत नहीं गाना है। जानते। ये तो बिल्कुल तुम्हारे बिना। बिल्कुल व्हाट्स वंडरफुल सॉन्ग। जैसे ही टाइम मिलता है खालिद भाई जरूर और आपके लिए स्पेशली टॉक शो के लिए सुप्रिया जी का बहुत मतलब एक तरह का कहना पड़ेगा कि बड़ी खिदमत की है कौम की। बहुत स्पेशली शुक्रिया। बहुत सारे टॉक्स में बहुत सारे लेसन और बहुत सारे टिक्स दी बिल्कुल जो बहुत शुक्रिया। जो लोगों को मतलब काफी लोगों को काम आई होगी डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो दैट्स वेरी गुड। आई मीन सबसे अच्छा पार्ट अगर देखा जाए ना इसके अंदर शो है तो वो टॉक शो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये शो चाह रहे हैं कि शायरी। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि अब ये शो बंद हो जाए, मैं नाराज हो जाऊं तो सोफिया अकेले कर गाने नहीं जो है ना, सकते। गाने तो देखो आप कहीं भी सुन लेते हो आजकल, यार मोबाइल पे आप टच करो आपके हजारों गाने आ जाएंगे, राइट। वो तो सही है। और आपके जो तबसरे वो भी आप टीवी खोलो तो आपको हर जगह आजकल मिल जाते हैं। अच्छा मेरे लेकिन तबसरों ये में जो- कोई जो यूनिक बात नहीं होती, कोई पावर नहीं होता है। मैं जो है ना एक बहुत जबरदस्त जो है ना वो पूरे 2 घंटे का टॉक शो करूंगा जो है ना वो सितंबर 11 को, फिर आप समझेंगे कि मैं कितनी सीक्रेट बातें कर सकता हूँ अपने रेडियो पे। अच्छा, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा जो यूनिक पार्ट है ना इस रेडियो का, उसमें ये टॉक शो है और शायरी है कि जो शायद आपको किसी रेडियो पे बहुत कम सुनने मिलेगी। आप समझे बात को? जी जी बिल्कुल सही, जिस बिल्कुल अंदाज से हाँ। शायरी मीठी जबान में होती है वो समझे। जी जी नहीं मैं अब चलो, आपकी शुक्रिया, बात मौका है तो दे देना, वो कर देना रेडियो जी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। और अभी ये इतनी आप अच्छी- मेरी शायरी की तारीफ कर रहे हैं खालिद साहब, ये जो किसी ने शायरी हमारे को डेडिकेट करके भेजी है, मैंने पढ़ी अभी, इट्स रियली वंडरफुल और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे जरूर बिल्कुल शेयर सुनाएं करूं। आज तो जी बिल्कुल जी बहुत अच्छी, जिसने भी लिखी है। ये लिखने वाले, एक मिनट मुझे देखने दें कौन साहब है। जोहा रेहान साहिबा हैं ये, जोहा रेहान, जिन्होंने डेडिकेट किया। वो लिख रही हैं कि मैंने इसको 1 हफ्ते पहले, लास्ट वीक जब आप लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, तब से मैं अल्फाज ढूंढते ढूंढते मैंने सारा जमा किया और ये गजल आपके लिए लिखी। तो मैं ये गजल जरूर आपकी रिक्वेस्ट पे शेयर करूंगी और बहुत शुक्रिया हमारे को लिखने को। आई रियली लाइक दिस। फोन पे आपकी बातें और आप दोनों के कहे अच्छे लगते हैं, पल दो पल की सही मगर ये रिश्ते अच्छे लगते हैं। रंग जमाते जुमलों की शेयरिंग से आपको यकीन हो जाता होगा, खट्टी मीठी बातें करते आप लोग हमें अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है मुश्किल है सब नसीहतों पे अमल, फिर भी सोफिया जी के टॉक शोज उम्मीद के दिए लगते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप दोनों मस्तानों की हमसे एक मिलती जुलती ख्वाहिश है कि हमको आप दोनों और आपको हम अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल लिस्टर भी हमारे बहुत लॉयल है और हमें बहुत अजीज है। हम समझने से कासिर है कि वो क्या खूबी है जिसके सबब मुल्कों शहरों आप सबको अच्छे लगते हैं। बहुत ब्यूटीफुल। वैसे तो बहुत से देसी शोज हैं जो टीवी और रेडियो पर चलते हैं, मगर हमें तो बस सोनी धरती के सोफिया और सोहेल अच्छे लगते हैं। बहुत खूब। ब्यूटीफुल वर्ड्स। बहुत आप तो वाकई शायरा लगती हैं। आप वाकई शायरा होंगी, वरना एक आम से इंसान को इतने अच्छे अल्फाज ढूंढकर शायरी करना बड़ा मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच हम लोग दोनों की तरफ से। जी थोड़ा सा टाइम हमारा कम होता चला जा रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी सी फरमाइशें भी हैं। सोफिया आप अपने टॉक शो रेडी रखिएगा। सोफिया जी की फरमाइश पे 7वीं सालगिरह मुकम्मल होने पे ये 7 रंग के सपने हमारे को डेडिकेट कर रही हैं। सोफिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं। सपने चुने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। हम शजर थे सारी उम्र साया देते रहे, हम शजर थे सारी उम्र साया देते रहे, वो मौसम था हर लम्हा हर पल बदलता रहा। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें
छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी, रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी, तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों में। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सोफिया जी ने हमारे को डेडिकेट किया था हमारी 7th बर्थडे के लिए। 7 रंग के सपने चुने। 7 साल मुकम्मल होने पे हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ जो है ना वो आपके लिए पेश किया, बहुत सारी बातें। और मेरे ख्याल है कि टॉक शो का सोफिया का टाइम हो रहा है। टॉक शो से पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, और आज का मेरा सवाल भी जो है ना वो विंग जोन का यमी जबी हलाल ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर जीते 10 विंग बास्केट फ्राइज एंड ड्रिंक या बफलो चिकन सैंडविच एंड ड्रिंक लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक उनके पास होता है। 599 में बर्गर विंग्स फ्राइज ड्रिंक 65 सेंट्स विंग पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। विंग जोन जो लोकेटेड है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। और इनकी अभी बहुत जल्द एक दूसरी भी ब्रांच का इफ्तिताह होने वाला है जो बहुत दीवान से भी करीब होगी स्कोकी में। तो विंग जोन का सवाल ये है, मैं कमर्शियल ब्रेक की लूँगा, लेकिन सवाल ये है कि 3 बहुत बड़े बड़े जो है ना वो नाम हैं अपनी इजादात के लिए, जैसे फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, अब पूरी दुनिया ही फेसबुक यूज़ कर रही है। एप्पल के स्टीव जॉब, पूरी दुनिया एप्पल यूज़ कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम यूज़ कर रही है। सोनी धरती और अनेर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कह रहा था कि आपका शो में डेफिनेटली आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन इसमें उनको भी याद करना चाहिए जिसकी वाकई में बड़ी ज्यादा मेहनत उनकी भी है। जैसे अशरफ पटेल की मैं बात कर रहा हूँ जी जी, उन्होंने छोटी छोटी बात करके भी शो को बड़ा मतलब 4 चांद लगाया। बिल्कुल, वो हमने शुरू में भी कहा है जब और खालिद भाई एक और बात बताते चलूं, हम उनको भी जरूर याद करेंगे। आपने अच्छी याद दहानी दिलाई, तो हम जो है ना वो सदरुद्दीन नूरानी भाई को भी जरूर याद रखेंगे। उन्होंने हमारे शो पे बहुत प्रोग्राम में जी। लेकिन इनके अशरफ पटेल की भी देखो, हर दफा एक छोटी सी बात होती है, अच्छी बात होती है, लेकिन उनकी अच्छी बात भी बहुत सीख दे जाती है, बहुत इंसान को काम आ जाती है। जी जी, तो उनका भी 7 साल में काफी हिस्सा है आपके साथ। बिल्कुल बेशक, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और सदरुद्दीन नूरानी भाई का भी शुक्रिया जो उन्होंने हमें कम्युनिटी से मुतालिक इतनी खबरें पहुंचाई, और हम सोच रहे हैं कि अभी वो कम्युनिटी राउंड अप भी हम वापस ले आए। आजकल मेरा ख्याल है वो अभी वहाँ गए हुए, शायद अटलांटा गए हुए अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, अटलांटा गए हुए हैं। आपके पास सारी खबरें होती हैं। तो शो तो सुनते होगे डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, वो तो सुनते हैं। शो जहाँ भी हो तो सुनते जरूर है। कभी डिस्कस होता है ना तो बोलते हैं मैंने सुना था वो, समझे, तो शो तो शायद सुनते ही होगे। कुछ पता नहीं कि उनकी अभी कॉल भी आ जाए, वो कॉल भी ट्राई कर रहे हो सकता है कॉल नहीं मिले उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं एक सवाल पूछ रहा था कि फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, तीनों में क्या एक चीज़ मुश्तरक है? क्या मुश्तरक है उसमें? क्या जीते हैं विंग जोन का फ्री मील? तीनों में मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब और बिल गेट्स में एक चीज़ मुश्तरक है। क्या वो एक ही जैसी पैंट पहनते थे, या एक जैसा हेयर स्टाइल बनाते थे, या उनकी गाड़ी एक जैसी थी,
या वो एक ही तीनों एक ही शहर में रहते थे? क्या चीज तीनों में मुश्तरक है? जवाब दें और जीते फ्री मील। जी, और मेरे पास है एड जो अवामी बाजार का, उसको हम चलाते हैं। फ्री मेल ने तीनों में मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब और बिल गेट्स में एक चीज मुश्तरक है। क्या वो एक ही जैसी पैंट पहनते थे, एक जैसा हेयर स्टाइल बनाते थे, या उनकी गाड़ी एक जैसी थी, या वो एक ही तीनों एक ही शहर में रहते थे? क्या चीज तीनों में मुश्तरक है? जवाब दें और जीते फ्री मेल। जी, और मेरे पास है सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। जबिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक जबिया हलाल के गैर जबिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी सामिन, अपनी आज हमने शो की 7 साल मुकम्मल होने पे 7वीं सालगिरह मना रहे हैं। हम अपने तमाम एडवर्टाइजर्स को नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारे को इतना सपोर्ट किया कि आज हम अपने शो के 7 साल मुकम्मल करने के काबिल हुए। अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद तो आई है, लेकिन ये जो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में जो डालता है बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सदरुद्दीन नुरानी बोल रहा हूँ। जी, अरे आपको याद किया, आपकी उम्र 100 इयर्स की होगी, अभी आपको याद कर रहे थे। कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था आपका महफिल में और आपकी आमद हो गए। हम ऑलरेडी 101 के तो हो गए और रखना चाह रहे हैं मुझे यहाँ। चले 500 के हो जाइए। जी खालिद भाई, देखें आपने याद किया, और नूरानी भाई आज हमारे साथ अभी शामिल हुए। कैसे हैं नूरानी भाई? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपनी 7वीं सालगिरह मना रहे हैं और आपने भी हमारे शो पे बहुत कंट्रीब्यूशन किया। आप लोगों को मुबारक करे, 7 साल लकी 7 होते हैं। लकी 7, हाँ। आपके और भी बहुत सारे, आपकी एक तो सबसे पहले आपकी अपनी उम्र दराज करे, सेहतमंद लंबी जिंदगी दे, और साथ साथ इस रेडियो प्रोग्राम को भी जो है जिंदा रखे, ताकि कौम की खिदमत और लोगों के लिए कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट भी रहे, मालूमात भी रहे। बहुत और आप लोगों की जो खिदमत है, ये तो डेफिनेटली लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, वो बहुत अच्छे अल्फाजों में जिक्र करते हैं, और क्योंकि बहुत कुछ जानने सीखने को भी मिलता है। बहुत सी खबरें ऐसी होती है, बातें ऐसी होती हैं जो लोग आमतौर पर उनको नहीं पता होता। जी जी, बिल्कुल। तो आपके तवज्जुह से काफी चीजें जो है लोगों को पता चलती है। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ, यहाँ रात के 12:30 बजे हैं। और मैं यहाँ एक कन्वेंशन में आया हूँ, किसी मीटिंग में, तो काफी दोस्तों के साथ था, तो अब वो गए हैं और मुझे पता था कि मुझे कॉल करनी है, लेकिन मुझे देर हो गई, इसलिए मालूम। अरे नूरानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हम और हमारे तमाम रेडियो सोनी धरती सुनने वाले के, आपने भी हमारे साथ 2.5-3 साल तक तमाम कम्युनिटी की खबरें हम तक एडवांस में भी पहुंचा देते थे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स जो हमारे सुनने वालों को नहीं पता होते थे, वो आपके ज़रिए हमारे लोगों तक पहुंच जाती थी, उनकी मालूमात। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी इस 7वीं सालगिरह के मौके पर कि अगर आप हमारे लिए फिर दोबारा से टाइम निकाल के अपना कम्युनिटी राउंड अप वापस ला सकें, अगर आपके पास इतना टाइम है, तो बहुत बहुत आपकी जो है ना वो मेहरबानी होगी हमारे शो के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए भी। इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। जो भी हो सके, खिदमत तो खिदमत होती है, कौम के लिए, लोगों के लिए करनी चाहिए। बिल्कुल। हम दूसरी चीजें, दूसरी बातें तो पहुंचा देते हैं, लेकिन कम्युनिटी की खबरें आपके जरिए जो पहुंचती थी वो हम मिस करते हैं, हम सब सुनने वाले। इंशाल्लाह जरूर हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप न्यूयॉर्क में हैं और वहाँ पे रात के 12:30 बज रहे हैं। आप तो मेरा ख्याल है सो चुके होंगे, सोते से उठ के भी हमारे शो पे जो है ना आपने कॉल करी और अपने कुछ फ्यू काइंड वर्ड्स हमारे साथ शेयर किया हमारे शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूरानी भाई। और मैं कह रहा था कि हम अपने उन तमाम एडवर्टाइज़र का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे शो को कंटिन्यू सपोर्ट किया। उनमें कुछ नाम लेना चाहूँगा, इटालियन एक्सप्रेस, ग्लेंडल हाइट्स, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें काफ़ी टाइम से हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हैं।
और हमें अपना एडवर्टाइज दे रहे हैं हमारे शो के लिए। अनमोल मीट एंड ग्रोसर्स, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किंग्समैन स्लॉटर हाउस जो अशरफ पटेल साहब की निगरानी में चलता है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे शो को सपोर्ट करते हैं। साबरी निहारी, कौन नहीं जानता, पूरा शिकागो साबरी निहारी में जैसी निहारी कोई और नहीं, कई जगह निहारी खाने की कोशिश की लेकिन साबरी निहारी जैसी सही कहीं नहीं मिलती था। तो उनका भी साबरी निहारी साहब का, भट्ट साहब का, जुनैद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें काफ़ी टाइम से, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा हमारे शो के लिए एडवर्टाइज़ दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो को सपोर्ट करते हैं साबरी निहारी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शाही कुल्फ़ी वालों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे शो को सपोर्ट किया। और देसी मैट्रिमोनी की सारा जी का ही बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमारे काफ़ी टाइम तक हमारे शो को सपोर्ट किया। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे शो को अभी भी सपोर्ट करते हैं और पहले भी करते थे। और ये मेरे ख्याल है कुछ इनमें से एडवर्टाइज़र ऐसे हैं जो मुस्तकिल 7 साल से हमारे इस शो पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हैं। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी के मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे शो को काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार आटोज़ के जो है चौधरी अकरम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे शो को काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। अनमोल कैटरिंग का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने इन तमाम एडवर्टाइजर्स का जो हमारे साथ मुस्तकिल काफ़ी टाइम से, विंग जोन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी कुछ अरसे से हमारे शो को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत ही नाइस लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अल्लाह उनको और तरक्की दे उनके बिजनेस में और उनका स्कोकी का भी खुल रहा है ना, और तो उनके अपने तमाम एडवर्टाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम आज इस काबिल हुए कि अपने इस शो के 7 साल मुकम्मल करके हमें बहुत खुशी हो रही है अपने तमाम सुनने वालों के साथ। अब 8वें साल का पता नहीं लेकिन बहरहाल 7 साल मुकम्मल हो गए। अल्लाह ताला की तरफ से अगर हमारे इसी तरह से मदद रही तो इंशाल्लाह ये शो 8वें साल की भी आप लोगों के साथ हम ऑन एयर बातें कर रहे होंगे और अपनी जो है ना वो बर्थडे मना रहे होंगे। तो जी सोफिया जी का टॉक शो, थोड़ा सा टाइम रह गया है टॉक शो और कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल मैं आज अपनी पॉलिटिकल तबसरे कट डाउन करके जो 2-3 फरमाइशें हैं और भी हमारे सुनने वालों की, जिसमें मुश्ताक भाई की भी एक फरमाइश रह गई है और एक खालिद भाई ने भी एक फरमाइश की है, एक इब्राहिम भाई ने भी फरमाइश की, इनकी फरमाइशें ही पूरी करेंगे। लेकिन टॉक शो जो है ना वो आप श्योर है कि वरना टॉक शो कट डाउन कर लें? नहीं, टॉक शो को कट डाउन नहीं करे, पॉलिटिकल बातें तो अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मैं थोड़ी सीरियस बातें कई लोगों को रेडियो का टाइम है ना, असल में इसको बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल में रखना क्योंकि ये लाइव जा रहा होता है, इसमें कोई कट शॉट नहीं होता है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास कितना टाइम रिमेनिंग नहीं। फिर भी आप लोगों का पार्टिसिपेशन और आप लोगों का जो हम लोगों को मुबारकबादें दी और इनकरेजमेंट हमें बहुत अच्छा लगा। आज का शो, आज का एक्सक्लूसिव शो लग रहा था। तो चलें फिर अब टॉक शो करते हैं। टॉक शो के लिए मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि आप लोगों की शादी का क्या ख्याल है कि शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो मेरे आज के टॉक शो का टॉपिक भी है शादी। तो आज का टॉक शो शुरू करते हैं मेरे इस सवाल से कि हम लोग शादी क्यों करते हैं। अब उसी का जवाब मैं दूंगी आप लोगों को कि हम लोग शादी क्यों ज़रूरी समझते हैं। तो आज के टॉक शो को शुरू करती हूँ मैं एक लतीफ़े से। एक लड़की ने जो इंटरनेट चैट पर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, उसने अचानक पूछा, 1 सेकेंड लेट मी टेक दिस कॉल। सोनी दत्ती और ऑन एयर। सॉरी जी, मैंने सिर्फ आपको ये जवाब देना था कि बेवकूफ़ी की कोई उम्र नहीं होती। कितना कहना था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बेवकूफ़ी की कोई उम्र नहीं होती, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वाकई सही जवाब है। वैसे मैं बोली थी लतीफ़े से मैं एक अपना टॉक शो शुरू कर रही हूँ शादी का। एक लड़की जो इंटरनेट चैट पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, अगर हम लड़कियां दुनिया में ना होती तो तुम लड़के क्या करते। और लड़के का जवाब सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतना हकीकत पसंदाना जवाब था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और लड़के का ये जवाब था कि अगर लड़कियां या औरतें दुनिया में नहीं होती तो हम सब मर्द और लड़के डायरेक्ट जन्नत में जाते। पता नहीं ये सच है कि झूठ के हर गलती का, हर गुनाह का इल्जाम औरत को दिया जाता है। पहले के ज़माने में तो मैं समझती हूँ कि शायद ये झूठ ही होगा, इसलिए कि पहले के ज़माने में इस बात पर लोग अग्री बिल्कुल नहीं करेंगे कि सारी जिम्मेदारी औरतों पे जाती है, लड़कियों पे जाती है, क्योंकि पहले के ज़माने की औरतें बड़ी बाहया, शर्मीली हुआ करती थी
और अक्सर उसे शादी के जरिए ही हासिल किया जा सकता था, और शादी के बाद भी उसे कोई किरदार के मामले में बड़ा मजबूत समझा जाता था, और कोई भूल चूक की हरगिज इजाजत ना थी, ना और ना ही कोई ऐसी बगावत की उम्मीद की जा सकती थी। एक बाहया कुर्बानी की देवी और ऐसे हजारों ही टाइटल औरतों को पहले दिए गए थे। और लेकिन आजकल की औरतों की बात करें, आजकल की लड़कियों की बात करें, तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो लतीफे के हिसाब से वो लड़के ने बिल्कुल सही कहा कि जो बेहयाई हम लोग देखते हैं मगरबी ममालिक, क्या अपने पाकिस्तान इंडिया की भी बात कर ले, जिस तेजी से जमाना आगे बढ़ रहा है कि अब बेहयाई एक फैशन हो गई है और उसमें कोई वो नहीं समझा जाता। ये बेहयाई इस हद तक बढ़ी है कि मेरे ख्याल में अब तो लोगों ने कमिटमेंट के वर्ड को भूल गए, शादी करना भूल गए। अब वो ऐसे ही बगैर शादी के ही रहने लगे हैं और बगैर शादी के ही रहते हैं, रिलेशनशिप कायम होते हैं, और ब्रेकअप भी इसी तरह इतनी ही तेजी से होते हैं जितनी तेजी से ये लोग साथ रहना शुरू करते हैं। एक महीना साथ रह रहे, दूसरे महीने पता चलता है कि भाई मूव आउट हो गए उस अपार्टमेंट से, अब किसी और के साथ रह रहे हैं। तो ये इस दौर में, आजकल के दौर में जो ये है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वाकई जो हमारे कुरान मजीद में आया है, या किसी रिलीजन भी देख लें, अगर क्रिश्चियनिटी को भी देखें, तो ये पहले के ज़माने में इनमें भी बड़ी कमिटमेंट की वैल्यू हुआ करती थी कि शादियां होती थी और बड़े फैमिली वाइज इन लोग रहा करते थे। तो वैसे पता नहीं क्यों ये शादी से अब आज की दौर की नस्ल जो है वो बड़ी गुरेजा है। शायद इसलिए कि शादी एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ज़्यादा वक्त दरकार चीज़ है। पहले मंगनी, फिर निकाह वगैरह खूब छांट कर और मालूमात हासिल की जाती थी जैसे पहले के दौर में। पर आजकल का दौर हर मुसलमान और मोमिन को खौफजदा किए हुए, कई जगह खुद अपना ईमान दाव पर लगा हुआ लगता है, तो कहीं औलाद की बेरा रवी परेशान किए हुए होती है। इंसानी कदरों की और मजहब की अहमियत बिल्कुल कम होती जा रही है। क्या ये कीमती वक्त पैसे को बचाने का तरीका है कि कीमती वक्त है कि अब किसकी क्या छांट बीट करे? अब हमें अगर 1 साल इसके साथ रहना है या 6 महीने रहना है, कितने दिन रहना है पता नहीं है, जब चाहे जब ब्रेकअप हो जाए, तो ये क्या वक्त की जिया को बचाया जा रहा है कि अगर ये वक्त की जिया है, या फिर पैसे बचाने का तरीका है कि पहले शादियों में बड़ा पैसा खर्च हुआ करता था, बड़े हंगामे होते थे, बड़ी दावतें होती थी। मुझे समझ नहीं आती कि वजह क्या है कि आजकल की जो नई नस्ल है वो इतना शॉर्टकट रास्ता और इतना इलीगल रास्ता क्यों करे हुए कि कहीं कोई वॉलमार्ट में पसंद आ गई, तो कहीं मॉल में शॉपिंग करता हुआ लड़का पसंद आ गया, फोन नंबर एक्सचेंज हुए और 2 दिल करीब आ गए। अगर मजहब एक हो तो कुछ अरसे बाद शादी की सिंपल सी तकरीब में फर्ज भी अंजाम दे दिया जाता है, और अगर दोनों के मजहब अलग अलग हो, जैसे एक मुसलमान और दूसरा क्रिश्चियन, तो शादी की जरूरत ही बाकी नहीं रहती। अब ये सवाल उठता है कि एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान के लिए एक लीगल रिश्ते को कायम करने के लिए शादी क्यों जरूरी करार दी गई, और जिस तरह मगरबी मुमालिक में पल पल ब्रेकअप होते हैं वो माशरे को कितना डैमेज करते हैं, इस पर आज कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि टुडे आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। मैं अपने कुरान मजीद को पढ़कर, उसका ट्रांसलेशन पढ़कर अक्सर हैरान होती हूँ कि वो कुरान मजीद जो तकरीबन 1400 साल पहले हमारी रहनुमाई के लिए भेजा गया था, तो 1400 साल पहले हमारे प्यारे अल्लाह ताला को कैसे मालूम था कि इंसानों को 1400 साल बाद इस शादी के रिश्ते की अहमियत का अंदाजा होगा। इस बेरा रवी के दौर में ये हमारे लिए मशअल राह साबित होगी, और हम अपनी औलादों को इस शादी के रिश्ते की अहमियत समझाकर बहुत से गुनाहों से बचा लेंगे। शायद आजकल के दौर में अपने बच्चों को ये समझाना कि लीगल बॉन्डिंग और इलीगल रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है और हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है, तो हमारे लिए अल्फाजों का चुनाव बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इस बात को घुमा फिरा कर इस तरह बयान करना कि इंस्टेड ऑफ उनको ये बताना कि तुम इलीगल रिलेशनशिप में हो, तुम्हें इस तरह किसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए, किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, अगर हम इस बात को जो हमारे शर्म और हया की वजह से हम अपने बच्चों से डिस्कस नहीं कर सकते, अगर इस बात को ज़रा सा घुमा कर पेश किया जाए, यानी इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देयर रिलेशनशिप, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग, देयर एक्शंस एंड ऑल दैट, हम अगर उन्हें एक सिंपल सी बात करें कि चलो आज हम तुम्हें अपने कुरान मजीद के, जो हमारा कुरान मजीद है, जो उसकी ट्रांसलेशन सुनाते हैं, एंड द टॉपिक ऑन द ट्रांसलेशन जो हम सुना रहे हैं, या जो आयत सुना रहे हैं, या जो सूरह तुम्हें सुना रहे हैं, या इसका ट्रांसलेशन जो है, या हदीस में से कुछ बात पढ़ रहे हैं, ये द टॉपिक इज द मैरिज।
अगर आप बात घुमा के बच्चों को इस तरह करें कि इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, उन्हें पहले एक चीज की तरफ लेकर आए, उनका जहन को बनाएं जैसे कोई हम ग्राउंड बनाते कोई डिस्कशन के लिए। हमें जो अपनी पॉइंट क्लियर करनी होती है तो हमें पहले बेसिक से समझाना पड़ता है कि हम जिस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं और हमारे जहन में ये बात कैसे आई। तो उसको एम्फसाइज करने के लिए डायरेक्टली इस तरह जंप करना बच्चों पर और उन्हें क्रिटिसाइज करके और उनको स्टबन बनाना, उसकी बजाय चलें उनको कहेंगे आज हम आपको कुरान की एक आयत सुनाते हैं, कुरान में से ये ट्रांसलेशन सुनाते हैं और हम शादी के टॉपिक पे शुरू करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि शादी के मतलब क्या है, शादी क्यों, आप लोगों का क्या ख्याल है कि हमारा मजहब जो शादी पे इतना जोर देता है, इतने कमिटमेंट पे जोर देता है, इस शादी की हमारे मजहब में क्या अहमियत है, निकाह में अदा किए अल्फाज की क्या मीनिंग है, कमिटमेंट किसे कहते हैं और ये रिश्तों को लीगल नाम देना क्यों जरूरी है। ये सब समझाकर हम दरअसल अपने बच्चों को इनडायरेक्टली वो कुछ समझा सकते हैं। क्या हम में से बताएं, आप खुद ही अगर वालिदैन हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो क्या हम में से कोई वालिदैन इतनी हिम्मत रखता है कि अपने बच्चों से डायरेक्टली कह सके कि बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रहना गुनाह है। इसके बदले ये आसान तरीका जो मैंने आपको समझाया कि शादी के टॉपिक पे एम्फसाइज की जाए। अब सवाल ये आता है कि इंसान शादी क्यों करे, क्यों उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करे। हालांकि बहुत इजी तरीका है कि विदाउट कमिटमेंट आप मज़े से शादी के वो मज़े से साथ रहना शुरू करे, जब तक बनती रही साथ रहे, अचानक ब्रेकअप हो गया, अपना अपना काम से चले गए, ना किसी को ब्लेमिंग है, ना कुछ, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, ना कुछ। अब इस बात के लिए आपका जवाब एक बहुत इजी सा जवाब है जो मैंने शुरू में लतीफ़ा सुनाया, शादी क्यों ज़रूरी है। आप बच्चे को वही लतीफ़ा सुनाएं कि अगर आजकल की जेनरेशन इनडायरेक्टली अपने इनर सेल्फ में, अपने अंदर एक वो बात समझती है जो बेसाख्ता उसके मुंह से निकली उस लतीफ़े के जवाब में, उस लड़की के सवाल के जवाब में कि अगर हम लड़कियां नहीं होती दुनिया में तो आप लोग क्या करते, तो लड़के का जो जवाब जो बेसाख्ता निकला, जो उसके अंदर अनकॉन्शियसली उसके अंदर जो ईमान था या जो जिस ईमान के जरिए वो पला बढ़ा है, जिस ईमान के साथ, तो उसके मुंह से बेसाख्ता एक बात निकली कि अगर लड़कियां नहीं होती तो हम डायरेक्टली जन्नत में जाते। इसका मतलब ये बात कहा गया कि वो इलीगल रिलेशनशिप जो हम दोनों में कायम है उसकी वजह से हम मर्दजात गुनाहगार बनते हैं। ये लतीफ़ा ही उसी बात का जवाब था। हालांकि ये बात कही जा रही है एक दो यंग जनरेशन के लोगों में, एक इंटरनेट चैट पे कही जा रही है, लेकिन हमारी औलादें अगर देखें, अगर उनका बेस इस्लामिक है या बेस मजहब के तौर पे क्रिश्चियनिटी में भी अगर उनके पेरेंट्स जो है वो पुराने थोड़े से ख्यालात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनर सेल्फ में सबकॉन्शियसली उन्हें पता था कि लड़के ने जवाब दिया कि अगर लड़कियां नहीं होती। लेकिन अगर यही रिलेशनशिप, इसी लतीफ़े का जवाब ये कहा जाए कि अगर ये रिलेशनशिप अगर लड़का लड़की की मियाँ बीवी में बदल जाए, तो फिर क्या लड़के का जवाब यही होगा कि फिर ये अगर औरतें नहीं होती या मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं होती तो मैं जन्नत में जाता? फिर तो नहीं हो गया, वो लीगल एक हो गया कमिटमेंट, जिसकी वजह से वो कभी भी ये नहीं होगा जवाब। तो यही कि इसी बात से आपको तो जवाब मिल गया कि हमें शादी क्यों करनी चाहिए। तो ये आजकल के दौर के बच्चे जो कह रहे हैं कि दुनिया में लड़कियां नहीं होती, और उसके बाद अगर आपको बताया जाए कि अगर शादी ना किया जाए, अगर हम अपने बच्चे को समझाते हैं तो शादी ना किया जाए, तो ये बताएं कि एक दूसरे की वैल्यू और रिस्पेक्ट क्या रह जाता है। आप जो एक दूसरे के साथ रहते हो विदाउट लीगल कमिटमेंट के, विदाउट लीगल रिलेशनशिप के, एक दूसरे की नज़र में आपकी वैल्यू क्या है, वो रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा है जो कुछ अरसा रहे। अब ऐसे अगर वो बच्चे जो अगर ऐसे ही अमेरिका के माहौल में, इंग्लैंड के माहौल में पले बढ़े हैं, तो उनमें उनके पास ऐसे भी दोस्त होंगे, ऐसी भी फ्रेंड्स होंगी लड़कियों की, ऐसी सहेलियां भी होंगी जो ब्रोकन रिलेशनशिप से आए। तो उन्हें बताइए कि अगर बगैर कमिटमेंट के रहते हैं तो हम इंसानों की वैल्यू को कितना डिग्रेड करते हैं। यानी कि आप साथ रहे, बच्चे हुए आपके, आपने बगैर ये सोचे कि उन बच्चों का फ्यूचर क्या है, उनको अक्सर अपनी ही सूरत नज़र आती है, अपनी लाइफ स्टोरीज नज़र आती होंगी कि कभी कभी वो सोचते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो ब्रोकन रिलेशनशिप से आते, कि हम जब करेंगे तो हम शादी करेंगे और हम साथ रहेंगे, कमिटमेंट को निभाएंगे, इसलिए कि वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं कि सिंगल पेरेंट के साथ होकर कितनी मुश्किलों का सामना होता है उन्हें। अगर क्रिश्चियन लोगों का, अगर आपकी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हो, उनसे एक सवाल करा जाए, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट की लाइफ
अपने बाप की मोहब्बत के बगैर गुजरी थी, इससे कि उनके तो कोई वालिद ही नहीं थे। तो कभी आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ को ही पढ़ लें, उसकी लाइफ हिस्ट्री को ही पढ़ लें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो ब्रोकन रिलेशनशिप होते हैं और जो बगैर कमिटमेंट के एक दूसरे के साथ रहा जाता है, इसकी कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। हम शादी तो कर लेते हैं और फिर ये शादी बगैर रह लेते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद बच्चों की क्या लाइफ है, और डाइवोर्स कितना। और सबसे पहले अगर हम शादी करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर शादी ना की जाए तो इंसान एक इंसान नहीं रहता, अशरफुल मखलूकात नहीं कहलाता, वो एक दरिंदा कहलाएगा। ऐसा दरिंदा जो जाहिलों की तरह जंगल में रहता है, उसके नजदीक कोई भी एक दूसरे के लिए एक इक्विपमेंट, एक जस्ट पीस ऑफ गोश्त और उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी दरिंदगी से बचने के लिए, दरिंदगी जैसी जिंदगी गुजारने के लिए, एक जंगली इंसान की तरह जिंदगी गुजारने के लिए हमें जरूरी है कि हम हर रिलेशन को कोई नाम दें। नॉट इवन शादी का रिलेशन, पेरेंट्स का रिलेशन, माँ बाप को माँ बाप क्यों कहा जाता है? इससे कि वो एक रिलेशन को नाम दिया गया है। रिलेशन का ये लोग कहते हैं स्टेप फादर, स्टेप मदर, इसलिए कहते हैं कि वो स्टेप का रिलेशन का नाम इसीलिए दिया गया कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। इससे कि वो ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरे लीगल माँ बाप हैं, इससे कि जब पता है कि बच्चा है जो उसका माँ कोई और है, बाप कोई और है, तो उन्हें ये वर्ड स्टेप यूज करना पड़ता है। तो एक तो हम शादी इसलिए करते हैं कि दरिंदगी से बचने के लिए इंसान को एक अच्छी सोसाइटी में, अच्छे एनवायरनमेंट में जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर एक महरम और नामहरम का फर्क हो जाता है, जिससे हम एक दूसरे की जात को मिसयूज नहीं करते। एक दूसरे की जात की अहमियत होती है, इंसान की एज अ इंसान, एज एन इंडिविजुअल अहमियत होती है। फिर हम माशरे की बका के लिए करते हैं। इससे कि अगर ये सोचे कि माशरे में अगर ये रूल बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बिल्कुल कोई ऐसा रिलीजन ही बाकी ना रहे जो इस बात पे इत्तेफाक करता हो कि कमिटमेंट होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, तो फिर माशरे का क्या हाल होगा? सब एक दूसरे के घर में आधी रात को दिल चाह कोई किसके घर में घुस रहा है, कोई किसके घर से निकल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, बच्चे रोडों पे पड़े रो रहे हैं। ये सब आप सोचे कि इसके बाद माशरे का क्या हाल होगा। तो एक नॉर्मल हालात में जिंदगी गुजारने के लिए इट इज अ मस्ट के हमारे को शादी जरूर करनी चाहिए। और निकाह का अजर सवाब का भी मौजिब है, और ये एक सुन्नत मौक़िदा कहलाता है। शादी जो है वो सुन्नत मौक़िदा कहलाता है। कुरान में साफ तौर पर लिखा गया है इस बारे में कि निकाह जरूर होना चाहिए, शादी जरूर करनी चाहिए। अब ये इनके ब्रेकअप का बता दें। ब्रेकअप इज ऑल्सो नॉट अ जोक अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन। मैंने कहा ब्रेकअप जो हम करते हैं तो इनको सिर्फ ये पूछें कि जीसस क्राइस्ट की अगर लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ें तो वो वालिद ना होने की वजह से कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं। ये एक एग्जाम्पल उनके लिए काफ़ी है। तो क्या आप लोग भी ऐसी ही मुश्किलों से गुजारना चाहते हैं, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कमिटमेंट निभाएं लीगली। उसके बाद ब्रेकअप का मैं बता दूं। ब्रेकअप का इनके नज़दीक ब्रेकअप के लिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गए अटर्नी के पास गए, डाइवोर्स फीस अदा करी और डाइवोर्स कर लिया अगर मैरिड है तो, और अगर मैरिड नहीं है तो वो डाइवोर्स के पैसे भी बच गए। आप जस्ट वॉक आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, आप मूव हो गए अपने अपार्टमेंट से, दूसरी जगह चले गए। लेकिन अब फिर हमारे रिलीजन की बात करें, पुराने क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो डाइवोर्स और ब्रेकअप के लिए भी बड़ी मुश्किलें होती थी। कुरान में अगर साफ तौर पर आप देखें तो सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 में बाकायदा ब्रेकअप करने का एक तरीका लिखा गया। यानी हमारे लफ्जों में डाइवोर्स का एक तरीका लिखा गया। आप ऐसे ही वॉकआउट नहीं कर सकते किसी रिलेशनशिप से। अगर आपका निकाह हुआ है तो वो एक तरीका है जो आपने उसको फॉलो करना है। इस तरह नहीं कि जो जंगलियों की तरह आपने आज रह रहे साथ और दूसरी मता चले गए, 1 महीने बाद छोड़ दिया। तो 3 मरतबा की तलाक कही गई है। अब ये 3 मरतबा की तलाक के बाद भी हमारे मौलानाओं ने जो फतवे छोड़े हैं, उन मौलाना से मैं एक सवाल करती हूँ, क्या उन्होंने इन आयतों को गौर से पढ़ा है? जब वो कुछ जैसे अगर हनफी वाले कहते हैं कि 3 तलाक एक दफ़ा दे दी जाए तो नहीं होती, फिर दूसरे फ़िक़े जाफरिया वाले कहते हैं कि 3 तलाक एक दे दिया जाए तो हो जाते। सब डिफरेंट बातें करते। लेकिन अगर आप सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से 242 में पढ़ें उसको, उसमें लिखा गया है कि 3 तलाक़ें भी अगर फर्स्ट टाइम दे दी जाए तो आपके पास 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने का टाइम होता है। उस 3 महीने में
अगर वो इद्दत में अगर औरत बैठ भी जाती है तलाक लेने के बाद, तो उस इद्दत के दौरे में भी अगर शौहर चाहे या कोई बीच में ऐसे बड़े रिश्तेदार हों, वो चाहें तो इस तलाक को ख़त्म करा सकते हैं और उनमें समझौता करा सकते हैं। और दूसरी बात कही गई हमारे मज़हब को अगर दोबारा पढ़ें और ये इस आयतों को पढ़े, हलाला का कहा गया है। हलाला का आप मुझे कुरान में कोई आयत बता दें जिसमें कहा गया हो कि एक तलाक के बाद, एक दफ़ा तलाक दे दी और उसके बाद हलाला करना ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे फतवों में मौजूद है जिसमें हलाला कहा गया है। हलाला कुरान में अगर कहा गया है, इन आयतों में जिक्र हुआ है, तो 3 शादियों के बाद हुआ है, यानी 3 तलाकों के बाद 3 का जो हिस्सा अल्लाह ताला ने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका ट्रांसलेशन गौर से पढ़ें तो 3 दफा एक ही शौहर अगर आपको बार बार शादी करके छोड़ता है, यानी पहले 3 मरतबा इद्दत हुई, 3 महीने की इद्दत हुई, उसमें दोबारा दोनों की सुलह हो गई, फिर हुई, फिर एक साल 1.5 साल और शादी चली, उसके बाद दूसरी मरतबा भी यही हुआ कि गुस्सा आया, तलाक दे दी, दूसरी मरतबा भी वो हो गया, मुआहिदा हो गया 3 महीने खत्म होने से पहले इद्दत के, तीसरी मरतबा भी जब तलाक दी और तीसरी मरतबा मुआहिदा हुआ और फिर उसके बाद जब चौथी पे बात गई, तो चौथी के बाद हलाला इसलिए कहा गया है कि चौथी 3 मरतबा के चांसेस के बाद आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे मौलानाओं ने ये फतवा दे दिया कि पहली ही मरतबा जो तलाक होती है उसके बाद हलाला जरूरी होता है। आप ये बात सोचें कि जिस कुरान ने औरत को इतनी इज्जत दी है, उसे शादी के नाम पे इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इतनी इज्जत दी है, क्या वो इसमें फर्स्ट टाइम की तलाक पर ही औरत को इसकी सजा दे सकते हैं? क्या अल्लाह ताला ऐसा कर सकते हैं औरत के साथ नाइंसाफी? इससे कि जब हम हलाले का बोलते हैं ना, तो हलाले का मतलब यह है कि औरत के साथ एक बेहयाई का तमाशा शुरू हो जाता है, बेगैरती के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला औरत को इतना अदना और बेआम और बेवकत कर सकते हैं? तो आप अपने फतवों को छोड़ के, मैं कह रही हूँ कि किसी फ़िक्के जाफरिया को, फ़िक्के हनीफिया को कहीं मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कह रही हूँ सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से 242 को ज़रा गौर से पढ़ें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारे कुरान में किस तरह शादी के ऊपर अहमियत पे जोर दिया गया है, किस तरह ब्रेकअप यानी डाइवोर्स को कितना मुश्किल बनाया गया है, कि 3 ऑप्शन 3 मरतबा के दिए कि 3 मरतबा इद्दत में अगर औरत बैठती है, 3 मरतबा झगड़े होते और इन तीनों मरतबा 3 महीने ख़त्म होने से पहले इद्दत के अगर शौहर वापस आ जाता है तो वो शादी कामयाब हो जाती है। और उसके बाद चौथी मरतबा हलाले के बाद अगर आप नया निकाह करते हैं तो नया निकाह के साथ नया महर होगा। और इसके अलावा अगर ये 3 महीने इद्दत के भी जो कहे गए, अगर तीनों मरतबा वो इद्दत के दरमियान वापस आ जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि अगर आप लोग मुनासिब समझे तो ये एक एडवाइस दी गई है कुरान में कि दोबारा निकाह पढ़वा दिया जाए उसी शौहर से। और सूरह नंबर 2 में मैं आयत नंबर 232 का ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। डू नॉट प्रिवेंट द वुमन फॉर मैरिंग देयर फॉर्मर हस्बैंड, न्यू मैरिजेस न्यू महर। इसका मतलब यह है कि उनको अल्लाह ताला ने बताया इसमें कि वो अगर फॉर्मर हस्बैंड से शादी दोबारा करना चाहती है या उनके पास दोबारा जाना चाहती है तो उन्हें रोका ना जाए। फिर मैंने यही कहा, यही सब है कि हमारे जो है इसमें कुरान में इतना आसान नहीं है ब्रेकअप, इतना आसान नहीं है शादी के बगैर रहना। बहुत से रूल्स और रेगुलेशन है जो अगर हम अपने बच्चों को समझाएं तो फिर उन्हें समझ आएगा कि आज के दौर में ये क्यों कहते हैं वो कि औरतें नहीं होती या लड़कियां नहीं होती तो हम जन्नत में जाते। इसको जन्नत में जाने के और भी तरीके हैं। आप इस हर रिलेशनशिप को लीगल बनाएं तो आप ये फिर बात नहीं कहेंगे कि हम जन्नत में जाते और दोज़खी ना होते। मेरा आज का छोटा सा टॉक शो था, देखिए आपके तो रह नहीं गए कुछ टाइम। आपने जो अभी टॉक शो काफ़ी जो है ना वो मुश्किल टॉपिक था, लेकिन आपने उसको बहुत आसान बना के पेश किया। और ख़ासकर जो आपने जो कुरान की आयत के हवाले देते हैं, क्योंकि हमारे बेसिकली जितने भी फ़िरक़े बन गए, जो कुछ भी हो गया, मौलवियों ने जितना हमें बांट दिया है ना, उसके बाद अगर हम सिर्फ, मैं एक बचपन में जो है ना हम लोग और हम और आप सभी सुना करते थे ना कि जब मैं बहुत छोटा था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो मैं अक्सर आसमान की तरफ देखा करता था कि जैसे कोई रस्सी लटक रही होगी ऊपर से और उसको थामने की हिदायत दी गई होगी। बचपन की बातें होती हैं, जहन कच्चा होता है, समझ में नहीं आता। लेकिन उसका मतलब बाद में बड़े होकर समझ में आया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, के मतलब जो कुरान है, कुरान में जो अल्लाह ताला ने बातें की हैं उसको फॉलो करो।
लेकिन फिर वो बात यही फतवे ना दे कि दिए हमें गए। फतवे दे दिए गए और हमें बांट दिया गया, फिरकों में बांट दिया गया। और मतलब कोई मुझे बता दे कि कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जिसमें लिखा गया हो कि पहली तलाक के बाद ही आपको हलाला जरूरी है। हलाला एक बहुत ही घटिया चीज है और आप समझते हैं कि इसे बेहयाई शुरू हो जाती तो औरतों के साथ इतना बुरा सुलूक, और फिर अक्सर तलाक मर्द हजरात देते हैं, तो अल्लाह ताला कैसे ऐसे नाइंसाफी कर सकते हैं कि मर्द हजरात तलाक दें और सजा औरतों को मिले। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो प्लीज आप दोबारा ये पढ़िएगा और मुझे अगर बताइएगा कि आपके नजदीक ये जो अलग अलग फिरके के लोगों ने अलग अलग बातें की हुई है औरतों पे जुल्म और सितम करने के लिए कि हलाला, और वो किसी ने कहा कि हलाला, एक शौहर जाके मौलाना से पूछता है हलाला किससे कराया जाए, तो वो कहने लगा मैं हाजिर हूँ। जाने देखें कि मतलब औरतों को कितना वो बेगैरती के तरफ लाने के लिए ये लोग ऐसे ऐसे फतवे करते हैं बहुत कि अच्छा मुझे आपने आज जो है ना वो बड़ी हैरत होती है। 7वीं सालगिरह के मौके पे बहुत अच्छे टॉपिक पे, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था, लेकिन बहरहाल वही बात है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान का सहारा लो, जो कुछ भी बातें हैं उनके कुरान का सहारा लेके उसको जो है ना वो हल की जाए। 8474751590। सोनी धरती और अनहर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका टॉक शो सुना, अच्छा था, पसंद आया। बहुत शुक्रिया। आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक औरत गई, एक लड़की गई मौलवी साहब के पास। उसने बोला कि भाई मैं अगर अपनी पसंद से शादी कर लूं तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? उसने बोला नहीं, तुम दोज़ख में जाओगी। उसने बोला अगर मैं अपने रिश्तेदारों में किसी से पसंद से शादी कर लूं तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगी या दोज़ख में जाऊंगी? उसने बोला नहीं, तुम दोज़ख में जाओगी। उसने बोला मौलवी साहब अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? मौलवी साहब ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, मुस्कुराए, बोले बड़ी चालाक हो, जन्नत में जाना चाहती हो। आपके इस लतीफे ने पूरी टॉक शो का जो है ना वो समरी बयान कर दी। बहुत बहुत अच्छा जावेद भाई, बहुत मौके पे कहा है उन्होंने। बहुत अच्छी बात थी, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, इतने अच्छा उन्होंने जो है ना वो। मैं ख्याल है थोड़ा सा टाइम रह गया है, 5 मिनट रह गए हैं, कुछ लोगों की फरमाइशें भी हैं। मेरा सिर्फ एक, क्योंकि आज 28 मई जो कल था उसमें पाकिस्तान ने यौम तकबीर मनाया। यौम तकबीर आपको पता है हर साल पाकिस्तान मनाता है, जिसमें 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने पहली बार एटमी धमाका करके जो है ना वो उन 8 मुल्कों की सफ़ में खड़ा हो गया जहां जो के एटमी ताकत थे। इसीलिए यौम जो है ना वो तकबीर मनाया जाता है। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि अभी जो है ना सदर ओबामा साहब ने पिछले हफ्ते जापान का दौरा किया, लेकिन उन्होंने ख़ास एक चीज़ मेंशन करी जो उनका मीडिया भी मेंशन करता रहा, उनकी जो है ना वो पूरी कैबिनेट भी ये बात मेंशन करती रही कि वो जापान का दौरा जो है ना वो जापानियों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ना ही वो मांगना चाहते हैं, वो सिर्फ उन जगहों को देखना चाहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि सदर ओबामा साहब ने जापान का दौरा किया? मैं तो यार मैं तकबीर के हवाले से बात करनी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, उसमें बहुत सारी बातें थी। तो क्या उनको सदर ओबामा को जापानियों से उस एटम बम के जो उन्होंने जहां जो उसका दौरा किया उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगनी चाहिए थी? क्योंकि एक बात बेसिकली सब जापानियों को भी पता है और अमेरिका को भी पता है, दुनिया को भी पता है कि जब जंगें होती हैं तो जो है ना वो सिविलियन एरिया पे बम्बार्डमेंट नहीं की जाती है, बल्कि सिर्फ मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया था। जापान ने भी ऐसा ही किया था, उसने किसी भी अमेरिका के किसी शहर को निशाना नहीं बनाया था, बेगुनाह शहरियों को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि उसने उनके एक जहाज़ को, बहरी जहाज़ को, यूएसएस उसका नाम मैं भूल गया, निशाना बनाया था, जिसकी वजह से उनके जो है ना वो मारे गए थे फौजी। तो क्या उनको सदर ओबामा को माफ़ी मांगनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक गलत एक्शन था जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह जापानी, 1,70,000 जापानी इंस्टेंटली जो है ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। और उस पर भी हटधर्मी ये कि माफ़ी नहीं मांगने के लिए आए, सिर्फ विजिट करने आए। 8474751590 एक फरमाइश है ये मुश्ताक भाई की दिल धड़के, तो सुनते हैं।
शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। हाय हाय हाय, तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सारे शुक्रिया। आप लोगों का, आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस 7वीं सालगिरह रेडियो सोनी धरती की। ओके, थैंक्स इतने फ्रॉम माय साइड पार्टिसिपेशन किया और इतनी हमें इनकरेजमेंट दी। इस पे मुझे बहुत सारी बातें करनी थी यौम तकबीर पे और ये जापान में जो उन्होंने दौरा किया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं करा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का। सोनी धरती और अनर। हेलो हेलो हेलो, टाइम नहीं है, मेरा ख्याल है कि खुदा हाफिज हमारी तरफ से। सुनते रहिए, बाकी कल नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। खबर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। सोनी धरती और अनर, बाजी क्या हाल है? बस ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी कौम कभी भी माफी नहीं मांगती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। हाँ, सोनी धरती और अनर, हमारे इंजीनियर साहब ने कहा है कुछ और मिनट्स ले लें, इसलिए कि हमारी 7th एनिवर्सरी है। तो दैट्स वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी जी, सर ये अगर अमेरिका जो है माफिया मांगने पे आएगा फिर तो एक दस्तूर बन जाएगा। अफगानिस्तान भी बोलेगा हमसे ही माफी मांगो, इराक बोलेगा हमसे ही माफी मांगो, हमारे साथ में भी गलती करी। जी जी बिल्कुल। शाम बोलेगा हमसे भी माफी मांगो, बिल्कुल सही, हमसे भी नाजायज किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल किस किस से माफी मांगते रहेंगे सर? बिल्कुल सही, यही तो मैं सुनना हो चाह गई, चल गई, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। वो शेर वो जो चीते की और जो गधे की बहस छिड़ गई। चीता बोलता है क्या है, गधे ने बोला आसमान काला है। बड़ी देर तक बहस होती रही। जब वो बहस किसी मसले पे नहीं पहुंची तो उन्होंने बोला कि बादशाह के पास चलते हैं, शेर के पास, जो जंगल का बादशाह, उससे बात करते हैं। उन्होंने जाके अपना मसला शेर को बयान किया। शेर ने बोला सबसे पहले तो चीते को जेल में डाल दो। उसने बोला सर मैं तो बिल्कुल ही सच बोल रहा हूँ और आपको ही पता है मैं सच बोल रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों जेल में डालना है? बोले तूने एक गधे से बहस करी। That's good. Okay. सोनी धरती और अनर, वो तुफल क्या है, ये घुटनों के बल चले। सही बात है जी। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही सुनना चाह रहा था कि फिर उसको सब लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अमेरिका जो है ना वो इतना अपने आप को पावरफुल समझता है कि वो किसी से भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता। लेकिन फिर मेरा ये सवाल है कि जब हम पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, एटम बम हम लोगों ने बना लिया और दुनिया में 200 ममालिक में हम जो है ना वो 8 ममालिक के सफ में फ्रंट पे आ गए उन एटमी ताकत में शामिल होने के बाद, फिर उसके बाद हमारा एटमी पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया? ये भी एक जो है ना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि एटमी ताकत तो बन गया लेकिन फिर इतने दूसरी चीजों में हम इतने पीछे क्यों रह गए? जी सोनी दत्ती और अनर। अस्सलाम वालेकुम, मेहदी बात कर रहा हूँ। जी मेहदी भाई, शुक्रिया, हमारे को कॉल मिल गया है। शुक्रिया। एक चीज बताना चाहता, आपकी टॉपिक बहुत अच्छी थी, उसी सिलसिले में बताना चाह रहा था। वो शुरू का जो जोक था ना कि अगर लड़कियां न होते तो लड़का कहा कि वो जन्नत में जाते हैं, तो उसी इसमें बता रहा था कि एक कुरान शरीफ में है सो आए थे इसके बारे में कि ये आजमाइश के ऊपर है। अगर एक सवाल ऐसा भी आता है कि औरत से आगे भी एक बात करता कि अगर शैतान ना भी होता तो हम क्या गुनाह पूरा ज्यादा करते, कम करते या नहीं करते? तो अब उसमें देखिए कुरान शरीफ में अल्लाह है जो है अच्छा वो बताया है कि अमानत का जो जिक्र है कि उसमें पहले ऑफर किया है, अमानत
नाम दिया है यूसुफ अली की ट्रांसलेशन में कि पहले पहाड़ों को ऑफर किया तो उन्होंने रिफ्यूज किया, फिर उसके बाद जन्नतों को ऑफर किया, उन्होंने रिफ्यूज किया, फिर उसके बाद दुनिया को ऑफर किया, दुनिया ने रिफ्यूज किया। ये कुरान शरीफ में है आयत ये। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद इंसान के पास आया तो इंसान कबूल कर लिया, फिर उसी के बाद जो है